खबर लोकतंत्र के महापर्व की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रहे मतदान की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और मतदाताओं में भारी जोश देखा जा रहा है दोनों राज्यों में मतदान केंद्रों पर। पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो एक ही चरण में आज मतदान है, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। तो मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील की और हर वोट को लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य बताया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है, तो छत्तीसगढ़ में जो बाकी 70 सीटें हैं उन पर मतदान जारी है दूसरे और आखिरी चरण में। राज्य में इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की बात हो रही है। 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल जैसे कई दिग्गजों ने अपने वोट डाले। बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पर दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए चुनावी मैदान में कुल 958 उम्मीदवार हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो 3 दिसंबर को इनके नतीजे आने वाले हैं और सभी दलों के लिए ये चुनाव, इनके नतीजे बेहद अहम हैं। क्यों हैं अहम? क्योंकि मतदाताओं के सामने कुछ दलों ने कर दी है फ्रीबी के वादों की बौछार। तो बीजेपी का गरीब कल्याण के साथ समग्र विकास पर जोर है। तो सभी की नजर है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे से ये बात साफ होगी कि जनता के लिए मुद्दे कौन से अहम हैं। तो नतीजे आएंगे और उस पर बात होगी, लेकिन चलिए देखते हैं जरा कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की फिलहाल इस समय क्या राय है। मेरा तो ये मानना है कि मतदान करना पहला फर्ज है भारतीय नागरिक का। क्योंकि हम अपनी सरकार चुनते हैं और जैसा कि अपने संविधान में लिखा है कि सरकार खुद नहीं चुनती है, सरकार हम इंडिया के लोग चुनते हैं। तो मतदान तो सबसे पहला करना ही चाहिए। कल से हम लोग तैयार थे कि सुबह पहला वोट हम लोगों को ही डालना और किस्मत से हम लोग को मिल गया मौका तो अपने अधिकार का प्रयोग करने का। प्रजातंत्र के महापर्व में मैंने अपना योगदान दिया और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले वोट डालिए। प्रजातंत्र में वोट डालना धर्म है और मैंने अपने उस मताधिकार, उस धर्म का पालन किया है। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वोट देना हमारे एक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है। दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वोट जरूर देना बहुत एक अनिवार्य सा काम है और ये मतलब हमारा कर्तव्य है और नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है, तो इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और समय पे कर लेना चाहिए। 5 साल में एक बार ये हम लोग का मौका है और इसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का तो मज़ा यही है कि 5 साल में एक बार सही, लेकिन हमारा भी दिन आता है और आज के दिन हम लोग का इंतज़ार रहता है कि पहले आप मतदान करो, उसके बाद जो करना है करते रहना। हमारे घर में भी जो बाहर के गेस्ट है वो भी इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हमको जो सही लगेगा उनको हम मतदान करेंगे। बाकी बेस्ट जो है वो विन करे, यही सोचते हैं हम। जो हमारे लिए अच्छा करे उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं। लोकतंत्र में हमारी आस्था है और हम लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए मतदान करते हैं। दूसरे हम समग्र तौर से कैंडिडेट को ये देखते हैं कि इसका पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा था। विधायक था तो नहीं था तब भी उसने जन सेवा क्या की और उसका जो दृष्टिकोण है वो आत्मोन्मुख है या लोकोन्मुख है, जनता के प्रति उसकी आस्था है या स्वयं के प्रति भरने का है अपना। तो ये इसको देखते हैं और समग्र तौर से हम उस पर विचार करके विचारशील होकर पूर्ण विवेक के साथ मतदान करते हैं। मेंबर विधायक हम उसी को चुने जो कि जनहित में कार्य करे, जो जनहित में कार्य करे उसी को हम मान्यता देते हैं। जनता काफ़ी जागृत हो गई है और काफ़ी अच्छी यानी भीड़ खुद आ रहे हैं स्वयं होके, और किसको देना है क्या देना है वो खुद व्यक्तिगत वो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी लाइन सुबह है और ऐसा लग रहा है कि 80% को आसपास ही वोटिंग होगी, ऐसा लग रहा है। तो पब्लिक है, सब जानती है और आज मतदान भी कर रही है।
हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नीरज सिंह मध्य प्रदेश के मुरैना से और सोमेश पटेल जो खरबूजा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोनों संवाददाता। मैं पहले नीरज के पास चलता हूं। काफी उनके पीछे सजा धजा सा मतदान केंद्र दिख रहा है। नीरज, लगता है बड़ी जबरदस्त तैयारी थी चुनाव आयोग की। आपके पीछे का नजारा देख करके तो ऐसा ही लग रहा है। कैसा है लोगों में उत्साह और मतदान का प्रतिशत अभी तक? देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी थी चुनाव आयोग की, और जो पीछे के दृश्य हैं वो बता रहे हैं कि मतदान केंद्र एक शादी के मंडप जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप देखें यहाँ पे सोफे भी लगे हुए हैं, जैसे आप शादी में जाते हैं और जब लोगों की आगवानी की जाती है तो सोफे पे और इसके अलावा पानी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह के इंतजाम है ताकि मतदाता को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। अब देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के अभी तक के मतदान फीसदी को देखें तो लालचंद, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है 50% से ज्यादा मतदान मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुका है। तो ये बड़ी कह सकते हैं कि अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अभी भी आप देखें कि 3 घंटे का समय अभी भी बचा हुआ है। और जिस तेजी के साथ मतदान हो रहा है उसको देखकर लगता है कि 75% के आसपास या उससे भी ज्यादा मतदान का प्रतिशत रह सकता है। अब मैं मुरैना में आप बता दूं कि मुरैना में खड़ा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा जो चंबल संभाग है बागियों के लिए भी जाना जाता था, और राजनीतिक जो बागी हैं वो भी यहाँ से रहते थे। आपको पता होगा कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, यहीं के बागी विधायक थे जिन्होंने सरकार बदल दी थी, पलट दी थी। और उस समय आप देखें 2018 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो ग्वालियर और चंबल संभाग ये 34 सीटें थी, 26 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी उन सीटों को जिताने में। और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो राजनीतिक प्रतिष्ठा उनकी भी दांव पे लगी हुई है कि इस क्षेत्र में क्या वो अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाते हैं या नहीं दोहरा पाते। दूसरी, अगर लालचंद मुद्दों के आधार पर देखें, मुझे लगता है कि दो ऐसे, मतलब हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम वायदे किए गए थे कि हम फ्री में, आप देखें कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, छात्रों को, जो बेरोजगार छात्र हैं उनको 3000 रुपए देंगे, गैस का सिलेंडर है, जातिगत जनगणना करेंगे। लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं मुझे लगता है कि जिनके आधार पर ये पूरा चुनाव चल रहा है। कौन से हैं वो मुद्दे? तो अगर एंटी इनकम्बेंसी को अगर एंटी इनकम्बेंसी को देखें तो एक बदलाव हो सकता है कि अगर मान लो जो यहाँ के लोग हैं अगर बदलाव चाहते हैं तो एक तो वो है, क्योंकि विकास के मामले में पीछे नहीं है, विकास भी काफी तेजी के साथ हुआ है। दूसरा, अगर सरकार को रखना चाहते हैं तो लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आप देखें कि 5.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं और 5.5 करोड़ के मतदाता में 1.25 करोड़ जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई लाभान्वित हैं। और अगर आप देखें 70-75% के आसपास या 70-75% के आसपास अगर मतदान होता है तो उस समय ये 1.5 करोड़ के करीब जो महिलाएं हैं वो एक बड़ा बदलाव। ठीक है, लौटता हूं। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके आधार पर इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक, लौटता हूं। सोमेश, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी ठीक ठाक हुई थी। हालांकि पहले चरण में ज्यादा जो इलाके थे वो नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब जो दूसरा चरण में 70 सीटें हैं इसमें नक्सल प्रभावित इलाका कम है। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है वोटिंग की रफ्तार देख करके कि इस बार दूसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत और ज्यादा अच्छा रह सकता है? सोमेश जी, सुबह से ही छत्तीसगढ़ के 70 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और हम सरगुजा संभाग में हैं जहां पर 14 सीट है। सीतापुर विधानसभा की बात करें तो इस इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अब तक दूसरे चरण में 34% तक मतदान हुआ है। रायपुर में 32%, दुर्ग में 37%, बिलासपुर में 29%, रायगढ़ में 42%, सरगुजा में 41% और छत्तीस में 31% मतदान हुआ है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गरियाबंद, इस इलाके में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, क्योंकि यह इलाका शुरू से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उन इलाकों में सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। और दूसरा, जो 69 सीटों में जो मतदान हो रहा है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। स्थानीय लोगों की जो समस्या है, यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, तमाम स्थानीय लोगों की समस्या है, जिनका कहना है कि पिछले 5 सालों पे इस इलाकों में विकास नहीं हुआ है। लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर बताया है कि नेता यहाँ पर आते हैं, अधिकारी आते हैं, लेकिन विकास
इस इलाके में नहीं हुआ है। स्थानीय लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मैनपाट क्षेत्र में। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। नीरज, बात जब मुद्दों की हो रही थी तो इस बार जानते हैं सबसे बड़ा सवाल क्या है? 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये देखा जाएगा कि देखिए, कई दलों ने फ्रीबी वाले वादे, मुफ्त वाले वादे तो जमकर किए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो मेन फोकस रहा गरीब कल्याण के साथ समग्र विकास पर। ठीक, आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों का कितना जोर आपने फील्ड में, ग्राउंड जीरो पर अनुभव किया? नीरज, देखिए, बिल्कुल आप लालचंद देखें कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर कैंपेन किया और जातिगत जनगणना की उन्होंने बात की और लगातार वो कैंपेन करते रहे, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे। लेकिन आप देखिए कि उसके काट में जब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मैदान में उतरे और उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया कि उनकी जो प्राथमिकता है वो गरीब कल्याण है और उस गरीब कल्याण में तमाम वर्गों के लोग आते हैं, उसमें कोई SC ST OBC समुदाय से नहीं आते हैं, उसमें चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों वो भी उसमें शामिल हैं। आप अगर देखें जनधन खाते जो डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जाता है वो गरीब लोगों के हैं। आप देखें कि जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको मकान दिए जाते थे वो गरीब लोगों के हैं। आप अगर देखें कि किसानों को सीधी जो सहायता है जो दी जाती है वो गरीब किसान हैं जिनको ज़रूरत है पैसे की। इसके अलावा आप देखें लाडली बहना योजना, वो 1.5 करोड़ के करीब जो महिलाएं हैं जो काफ़ी गरीब है। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं शुरू से ही केंद्र सरकार इन योजनाओं को चला रहा था जिसके कह सकते हैं कि इर्द गिर्द गरीब लोग थे। अब कांग्रेस पार्टी जरूर जातिगत जनगणना की बात करती है लेकिन उतनी बड़ी काट नहीं पैदा कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे खासतौर से युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर। यही कारण है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी महिलाओं को 1,500 देने की बात की क्योंकि उनको मालूम था कि लाडली बहना योजना एक बड़ा डैमेज साबित हो सकती है। बिल्कुल। सोमेश, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि प्रचार का अंतिम चरण आते आते महादेव ऐप समेत तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों की काफी गूंज सुनाई दी, काफी चर्चा सुनाई दी। छत्तीसगढ़ में क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? और दूसरी बात यह भी कि भ्रष्टाचार के साथ साथ और कौन से बड़े मुद्दे लोगों के जेहन में हैं, मतदाताओं के जेहन में? सोमेश, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने जिस तरह आरोप लगाया है, PSC घोटाले का आरोप लगाया है, कोल घोटाले, महादेव ऐप, चिट फंड घोटाले, इन तमाम आरोपों को लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में घेरा है। और ग्राउंड लेवल पे यही हालात हैं। जो मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जब हमने उनसे बातचीत किया कि आप कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं, कैसी सरकार चाह रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे उनका कहना यही है कि हम ऐसी सरकार चाह रहे हैं जो साफ सुथरी सरकार हो, भ्रष्टाचार से दूर हो, हमारे इलाके में विकास हो। जो ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उन क्षेत्रों में बातें देखने को मिली है। जो मतदाता साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि इलाके में भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन का मुद्दा इन इलाकों में सबसे बड़ा हुआ है। बस्तर की बात करूं तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा उस इलाके में मुद्दा था। गांव के लोगों का कहना है कि लोग आपस में विवाद कर रहे हैं धर्मांतरण की वजह से। दूसरा, सरकार ने जो तेंदुपत्ता बोनस देने की बात कही थी, उन इलाकों में तेंदुपत्ता बोनस का पैसा नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने कहा है कि जो तेंदुपत्ता का बोनस है, सरकार कहती है कि हम उन्हें बोनस दे रही हैं, लेकिन उनके खाते में आज तक पैसा नहीं हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इनको लेकर जो मतदाता साफ तौर पे वो बता रहे हैं कि हम जो 5 साल सरकार को हुए हैं, 5 साल में सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश जुड़ने के लिए, और नीरज आपका भी मध्य प्रदेश के मुरैना से जुड़ने के लिए और खबर पर चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस वक्त में ब्रेक का वक्त आ गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि नीतीश कुमार ने जाति कार्ड तो जमकर खेला, जाति गणना, सर्वे सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद एक पुराने मुद्दे को वो दोबारा क्यों लौटा रहे हैं? विशेष